एप्लीकेशन का नाम देना बोले कहाँ पे ये वेब एप्लीकेशन विद डेटाबेस 116 यानी ऐसे कोड बच्चे याद रखेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले तो उसकी एक बड़ी सी पिक्चर याद रख लो क्या कर रहे हैं हम लोग, फिर उसके पूरे कंसेप्ट को टेक्निकली नहीं एक स्टोरी की तरह अपने माइंड में कि हमने इस प्रोग्राम में ये काम किया। जब आप बोलोगे हमने ये काम किया तो फिर हमें कोड एक ऐसी चीज है जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उसको उतनी ज्यादा सिंटैक्स पता चलेगी। ठीक, तो अब ये है कि हमने ये स्टार्ट किया था। एक बार ये देखो वेब कॉन्फ़िग फाइल में हमने कनेक्शन सिंक लिखा। अब यही क्वेश्चन आता है क्यों लिखा जी, बता देंगे एप्लीकेशन सर्वर लॉक होता है, डेटाबेस सर्वर लॉक होता है, दोनों के बीच में एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए स्ट्रिंग जनरेट करते हैं, उसको हम वेब कॉन्फ़िग में लिख रहे। वेब कॉन्फ़िग में क्यों लिख रहे, एक जगह लिखेंगे पूरे प्रोजेक्ट में यूज करेंगे, एक जगह चेंज करेंगे तो पूरे प्रोजेक्ट में चेंज होगा, और वेब कॉन्फ़िग में चेंज करेंगे तो प्रोजेक्ट हमें रिकंपाइल नहीं करना पड़ेगा। इसलिए कनेक्शन सिंक कहां लिखते हैं, वेब कॉन्फ़िग में। इसमें क्या रट्टे की बात है, ठीक, तो यहां पे ये लिख लिया। फिर हमने एम्प्लॉय नाम का एक पेज बनाया, ये तो सिंपल एम्प्लॉय की डेटा एंट्री के लिए। अब ये क्यों बनाया, तो हमने एक टेबल बनाया था डेटाबेस में TBM, उसमें नंबर, नेम, एड्रेस, सैलरी 4 कॉलम थे, एक एप नंबर, नेम, एड्रेस और बिल्कुल डेटा एंट्री स्क्रीन। लेकिन ये डेटा एंट्री स्क्रीन एक ऐसी है, बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट बना लो यही फ्लो काम है। ठीक, आप किसी का भी एग्जांपल लो, बैकएंड में डेटाबेस ही चलता है, सिर्फ स्क्रीन चेंज हो जाती है। कोई जावा में बनाता, कोई पाइथन में, कोई PHP में, कोई एंगुलर में, कोई रिएक्ट में। तो इसलिए इस एप्लीकेशन को 2 बार तो मैं ही करवाऊंगा जैसे बताया था अभी। ठीक, आप भी 3-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो क्यों नहीं हमें इसका प्रॉपर पता चलेगा। ठीक, पहली बार चीज लगती है, नई चीज है, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे अपने आप ही। इसलिए बच्चे सिंटैक्स से कंफ्यूज नहीं होना। सिंटैक्स एक ऐसी चीज है जितनी बार जो लिखेगा आपसे निकालेगा कोड उसे बच जाएगी। कंसेप्ट आपका एक्यूरेट होना चाहिए कि हाँ जी अब हम लोग क्या काम कर रहे थे। तो ये देखो हम यहाँ पे थे सेव बटन पे, हमने इससे पहले देखो क्लिक करो कोड में क्या किया, ये देखो एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब समझाई हुई है कहानी, ये कनेक्शन सिंक वेब कॉन्फ़िग से रीड किया और पेज लोड में मैंने कनेक्शन ओपन। हमें पता पेज लोड इवेंट ऑटोमेटिकली फायर होगा व्हेन द पेज लोड। तो जैसे आप रन करोगे पेज लोड इवेंट फायर होगा और डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश कर देगा ये लाइन। अगर इस पे कोई एरर आ रही तो समझो हमने वेब कॉन्फ़िग में गलती कर दी, और भी कोई गलती ऊपर हो सकती है। एक अब डेटाबेस के साथ कनेक्शन बन गया। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट थी कि मैं यहाँ एप नंबर, यहाँ नेम, यहाँ एड्रेस, यहाँ सैलरी, और सेव बटन के क्लिक में ये डेटाबेस के अंदर सेव होना। तो हम लोग सेव का कोड लिखना शुरू किया। जैसे सेव का कोड लिखना शुरू किया, लॉजिक, तो यहां नई क्लास सीखी एसक्यूएल कमांड। क्लास ये क्या काम करेगी, तो हम बोलेंगे डेटा मैनिपुलेशन के लिए। इसी क्लास से सेव करवाएंगे, अपडेट डिलीट सारे काम। तो फिर हमने क्या किया, कमांड टेक्स्ट के अंदर क्या लिखी, क्वेरी। ये जो क्वेरी है बताया था इनलाइन क्वेरी है। पहली बात समझो, डाटाबेस बेचारे को सिंपल ही समझ आती है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट, मैक्सिमम यही है। डाटाबेस में डेटा स्टोर करना और इंसर्ट स्टेटमेंट है, समझाई थी।
जब आप कोई क्वेरी सी शार्प में लिख देते हैं, पीएचपी में, जावा में, पाइथन में, कोड के अंदर, उनको हम कहते हैं इनलाइन क्वेरी। ठीक, क्योंकि ये क्वेरी सिर्फ डाटाबेस को ही समझाती है, तो हमने यहां पे एक क्वेरी लिख दी, लेकिन बताया था इनलाइन क्वेरी से काम करना ठीक अप्रोच नहीं है, परफॉर्मेंस वाइज भी, सिक्योरिटी वाइज भी। फिर हम इसकी जगह यूज करेंगे कल को स्टोर प्रोसीजर, जो मैंने अभी आपको सिखाने हैं, सिखाए नहीं। पहले हम इस क्वेरी को, इसको इनलाइन क्वेरी से ही करवाऊंगा क्वेश्चन को, फिर इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा करेंगे स्टोर प्रोसीजर के साथ। ठीक है जी, तो ये हमने इंसर्ट क्वेरी लिखी, इंसर्ट टेबल नेम वैल्यू, टेबल में 4 कॉलम थे, 4 पैरामीटर। तो नई कहानी समझो, सीक्वल में जो पैरामीटर है उसमें क्या लगता है, बोलो एट, क्या लगता है, नेक्स्ट। अब ये क्वेरी कहां पे एग्जीक्यूट होगी, तो सीएमडी को बता दिया कनेक्शन इज इक्वल टू कौन। ये कौन क्या है, तो ये पेज लोड, जिसके अंदर डाटाबेस है। तो ये क्वेरी कहां पे एग्जीक्यूट होगी, बोलो कौन, जहां पे आपका डाटाबेस का कनेक्शन। ठीक, सीएमडी डॉट कनेक्शन इज इक्वल टू एक। अब यहां पे हमने 4 पैरामीटर पास कर, एक सीएमडी डॉट कनेक्शन इज इक्वल टू कौन। तो ये कमांड टेक्स्ट में क्या आपकी क्वेरी, और कनेक्शन इज इक्वल टू कौन, ये डाटाबेस का कनेक्शन दे दिया। अब यहां पे हमने 4 पैरामीटर पास करने हैं। क्या करने हैं, 4 पैरामीटर। याद रखो, जितने क्वेरी में ऐड करे उतने ही पैरामीटर पास कर देना, उससे कम ना उससे ज्यादा। अगर C++ की बात करें तो वहां पे जो पैरामीटर है वो कैसे पास करते हो, ब्रैकेट में। एक यहां पे पैरामीटर कैसे पास करते हैं, जो मैं अब आपको बताऊंगा कैसे। सीएमडी डॉट पैरामीटर डॉट एड विद वैल्यू एक, और यहां पे पहले पैरामीटर का नेम, एम्प नंबर, और ये कहां से आएगा, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। ये देखो 4 टेक्स्ट बॉक्स लगाए हैं, इसमें एम्प नंबर एंटर करेंगे, इसमें नेम, एड्रेस और सेंड। तो सीएमडी डॉट पैरामीटर डॉट एड विद वैल्यू, जितने क्वेरी में पैरामीटर उससे ना कम पास कर सकते ना ज्यादा, या जितने क्वेरी में ऐड करें उतने ही पास कर। ये एम्प नंबर, इसी तरह से यहां पे ये नेम 2, इसी तरह से क्या है, एड्रेस और टेक्स्ट बॉक्स 3। आपने कोई कॉपी पेस्ट नहीं करना, एक एक लाइन आपने लिखनी है। एक लिखो, कोई कॉपी पेस्ट नहीं, आपकी मशीन पे कंट्रोल C है ही, जितना लिखेंगे कोड तभी पता चलेगा ना। एक रूल क्या है, जितने क्वेरी में पैरामीटर उतने ही पास करने हैं, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। एक तो चारों पैरामीटर पास कर दिए। सीएमडी डॉट पैरामीटर डॉट एड विद वैल्यू ENO, EM, ED और ES। 4 टेक्स्ट बॉक्स लगाए हैं पेज पे, देखो टेक्स्ट बॉक्स 1, 2, 3 और 4।
क्या लिखा कमांड टेक्स्ट में क्वेरी, ये क्वेरी कहां पे एग्जीक्यूट होगी, कनेक्शन दे दिया, इस क्वेरी में जितने पैरामीटर वो पैरामीटर पास, कैसे पास करते हैं ये सिंटेक्स आपको समझ एक, और उसके बाद लास्ट में cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी क्या करेगा, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाएगा, कहां करवाएगा, जहां डाटाबेस का कनेक्शन होगा और कितने पैरामीटर जितने क्वेरी में होंगे। मान लो आप कोई पैरामीटर ऐड करना भूल गए तो एरर आएगी एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी पे। मान लो आप यहां कनेक्शन देना भूल गए तो एरर आएगी एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। अगर आप इस लाइन को ना लिखो एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी तो ऊपर वाली लाइन लिखने का कोई बेनिफिट नहीं। सारा काम कौन करेगा, ये। तो एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी क्या करेगा, जस्ट टू एग्जीक्यूट अ क्वेरी। कहां क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, कनेक्शन, और ये एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का ये कौन, वेरिएबल, और ये इसमें ये कनेक्शन सिंक कहां से आ रहा है, वेब डॉट कॉन्फिग फाइल। एक पूरा समझना है एक। अब उसके बाद तो एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी पे अगर कोई एरर है तो हो सकता है इनमें से कोई चीज लिखना भूल गए है या कर एक। अगर ये लाइन ठीक एग्जीक्यूट होगी तो इसका मतलब डाटा डाटाबेस में सेव होने के बाद क्या करना है, cmd डॉट डिस्पोज। cmd डॉट डिस्पोज ये क्या करेगा कि जो एसक्यूएल कमांड क्लास ने जो मेमोरी ली है ये उस मेमोरी को डिस्पोज कर देगा। देखो जब न्यू लगाते हैं तो मेमोरी कहां एलोकेट होती, हीप में। तो उस जिस ऑब्जेक्ट ने ये मेमोरी ली है अब उस ऑब्जेक्ट को ये क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय। अब ये लाइन लिखो चाहे ना लिखो कोड चलेगा फर्स्ट क्लास। प्रॉब्लम कब आएगी, जब प्रोजेक्ट लाइव होगा, लाखों यूजर एक्सेस करेंगे, जब नए ऑब्जेक्ट बनते रहेंगे उनको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो फिर समझोगे एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस स्लो होगी, हैंग भी हो जाता, फिर दोबारा रीसेट करते थोड़े दिन फिर ठीक चलता, फिर वो ऑब्जेक्ट बनते रहते मेमोरी में, डिस्ट्रॉय तो किया नहीं होगा। तो इसलिए ये लाइन आप जरूर लिखा करो, cmd डॉट डिस्पोज। एक नहीं लिखोगे तो अभी कुछ डिफरेंस पता नहीं चलेगा। इतना याद रखो, एसक्यूएल कमांड क्लास ने जो मेमोरी ली है उस मेमोरी को वो डिस्पोज करेगा। कितनी मेमोरी ली होगी इसमें, जितने मेंबर एसक्यूएल कमांड क्लास, एसक्यूएल कमांड क्लास में कितने मेंबर हैं, लो जी क्लिक करके अब करते हैं क्या, लो ये सील्ड क्लास है, बताया हुआ, जिनको इनहेरिट नहीं। और ये देखो ये कितने मेंबर है, इन लो 1300 के आसपास है। तो जब क्लास का ऑब्जेक्ट बना अप्रोक्सीमेट 1300 मेंबर की मेमोरी ऑक्युपाई हुई है। पढ़ा हुआ ना C++ में, जब आप क्लास बनाते हैं उस समय कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती। मेमोरी एलोकेशन कब होती, जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एक कहने का समझ के होंगे कितनी मेमोरी ली होगी, अगर आप उस मेमोरी को फ्री नहीं करोगे परफॉर्मेंस इशू तो ये एक आपको लाइन। उसके बाद हम चाहते हैं टेक्स्ट बॉक्स खाली हो जाए, एम्प्टी। कैसे लिखोगे, स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। चारों टेक्स्ट बॉक्स को क्या करो, खाली। टेक्स्ट बॉक्स 1 2, कोई कॉपी पेस्ट नहीं। एक कई लोग ऐसे भी लिख देते हैं कई बार स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, वो भी ठीक है, ये भी खाली है।
ये चारों टेक्स्ट बॉक्स को क्या करेगा, खाली करेगा और उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट फोकस। टेक्स्ट बॉक्स 1 पे कर्सर सेट कर देगा। फोकस का मतलब क्या होगा, कर्सर। चारों टेक्स्ट बॉक्स को एम्प्टी करेगा और टेक्स्ट बॉक्स 1 पे क्या आ जाएगा, कर्सर आ जाएगा। यानी टेक्स्ट बॉक्स 1 पे कर्सर सेट, माउस पॉइंटर अपने आप सेट हो जाएगा। अब यहां पे ये एम्प्टी लिखा है, ठीक। तो कहने का तो मेरा यह है, ऐसे एम्प्टी लिखने से भी चलता है और ऐसे स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी लिखने, दोनों में क्या फर्क है? दोनों में क्या फर्क है? आओ, आप कौन सा लिखना प्रेफर करोगे? डबल कोट्स या स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी? डबल कोट्स लिखोगे तो क्या प्रॉब्लम होगी? अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी सर कोड की। और देखो, हम स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी ही लिखना चाहिए। ऐसे डबल कोट्स लिखते हैं तो डांट पड़ती है। अगर किसी ने ऐसे गलती से स्पेस दे दी बीच में, देखो क्या होगा। स्पेस एक कैरेक्टर होता है, नजर आएगा नहीं। वहां वैलिडेशन लगाई हो, टेक्स्ट बॉक्स को खाली नहीं छोड़ सकते। और एक प्रोजेक्ट पे कई लोग काम कर रहे होते हैं। डॉटनेट में छोटे प्रोजेक्ट नहीं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। और जिसने ये गलती की होगी स्पेस वाली, और एक बच्चे के 4 घंटे लगे, बाद में तो स्पेस किया, तो कितनी डांट पड़ेगी सोचो। तो इसलिए अगर आप चाहते डांट ना पड़े तो आपने, क्योंकि इसमें तो कोई गलती का चांस है ही नहीं। पहले नए नए जो सीखते हैं डबल कोट्स ही लगाते हैं, ठीक। डबल कोट्स में गलती का पूरा चांस, यहां गलती का कोई चांस नहीं, ठीक। अब आप रन करो। अब यहां पे एम्प नंबर, यहां पे नेम, एड्रेस, सैलरी और सेव। सेव हो गया और साथ ही चारों टेक्स्ट बॉक्स खाली भी हो गए और कर्सर भी आ गया पहले। एक और देखो, तो ये नेम, ये एड्रेस, सैलरी और ये सेव, ठीक। ये डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। पहली बात, अगर कोई बोले खाली है तो मैं सेव करूं तो क्या होगा, एरर आएगी और कुछ नहीं होगा। वो हम बाद में सीखेंगे वैलिडेशंस वगैरह, इसलिए अभी उस स्लाइड में जा रहे। तो देखो पहले सीधा कोड तो समझाए। एक जैसे गाड़ी सीखते हैं, उसे स्टार्ट ही थोड़ी कर देते, पहले बताते हैं ये चीज यहाँ है, प्लेन पे चलाते हैं, सीधे पहाड़ों में थोड़ी चले जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले सीधा कोड तो समझ आए। तो पहले सिंपल फ्लो है, डाटाबेस में डाटा जा रहा है, ठीक। अब उसके बाद अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। कहां से? बोलो, सर्वर एक्सप्लोरर में गए, क्लिक व्यू और सर्वर एक्सप्लोरर, और यहां पे किस नाम से है, DB एम्प्लॉई 116। देख लेते हैं सेव हुआ कि नहीं।
TBN और राइट क्लिक करो, शो टेबल डेटा। Need some juice. ये देखो। आगे दो रिकॉर्ड, एम्प नंबर, नेम, एड्रेस और सेल, जैसा डेटा डाला हो। कैसे? टीबी एम्प टेबल पे राइट क्लिक किया और शो टेबल डेटा, चेक कर लिया कि डेटा आ ले रहे जी। चलो, इससे वेरीफाई हो गया कि सेव हो रहा है। लेकिन नॉर्मल यूजर थोड़ी डाटाबेस पे जाएगा, हम तो टेक्निकल, हम तो चले गए। तो अब मैं चाहता हूं जैसे मैं डिस्प्ले बटन पे क्लिक करूं, यहां पे कंट्रोल लगाना है लिस्ट बॉक्स। क्या लगाएंगे? जिसमें हम एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले करेंगे। तो अब हम सीखने जा रहे, डेटाबेस में स्टोर हो गया, हम डेटाबेस से फेच कैसे डाटा करना है। जैसे मान लो बैंक में अकाउंट ओपन हो गया, ये सेव का कोड हो गया। आप उसकी अकाउंट की इंफॉर्मेशन देखनी है तो डिस्प्ले का करेंगे ना। एक तो आप डिस्प्ले का कोड लिखना है, लेकिन डिस्प्ले कहां करवाना है? तो यहां पे आप देखोगे, टूल बॉक्स में गए और स्टैंडर्ड कैटेगरी में एक कंट्रोल है जिसका नाम है लिस्ट बॉक्स। एक कंट्रोल है जिसका नाम है लिस्ट बॉक्स। स्टैंडर्ड कैटेगरी में एक कंट्रोल है लिस्ट बॉक्स। हम इसके अंदर एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले करें। स्टैंडर्ड कैटेगरी में गए लिस्ट बॉक्स। अब लिस्ट बॉक्स जैसे और भी है डिस्प्ले के लिए, लिख सकते हैं आप लोग लिस्ट बॉक्स, जो मैं करवा रहा हूं। नंबर 2, ड्रॉप डाउन लिस्ट, नंबर 2 ड्रॉप डाउन लिस्ट। देखा होगा कंट्री स्टेट में, वो ड्रॉप डाउन लिस्ट है। नंबर 3 रेडियो बटन, सुना हुआ? रेडियो बटन जेंडर के लिए होता है। इसी तरह से चेक बॉक्स मल्टीपल चॉइस के लिए, वो इसी की कैटेगरी के है। मतलब कहने का अगर मैंने ये सिखा दिया तो 90% उनका भी आता। डाटा डिस्प्ले करना डिजाइन का फर्क है। तो अभी हम लिस्ट बॉक्स पढ़ेंगे, आगे तो हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट भी पढ़ेंगे, चेक बॉक्स भी और रेडियो बटन भी। ठीक, तो अब आपने क्या करना, सबसे पहले डिस्प्ले बटन पे क्लिक कर। जैसे हम इस बटन पे क्लिक करें तो लिस्ट बॉक्स में एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो डिस्प्ले बटन पे डबल क्लिक किया, लो जी, अब कुछ रिवीजन भी हो। आगे सबसे पहले क्या लिखेंगे? एसक्यूएल कमांड cmd इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। फिर वही cmd डॉट कमांड है। तो अगर टेबल से डाटा फेच करना हो तो क्या क्वेरी लिखते हैं? बोलो। लो, क्या लिखते हैं? Select star from table. देखो डाटाबेस की बड़ी एक कहानी है, 4 ही चीजें हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट। और यही हमें बताती है जो ढंग से ना पता हो। अभी एक यूज की इंसर्ट, अब सेलेक्ट। सेलेक्ट का मतलब होता है टेबल से डाटा फेच करना। सेलेक्ट, उसके बाद आते कॉलम। तो स्टार का मीनिंग होता है ऑल कॉलम। फ्रॉम कहां से? Table name. टेबल नेम, और टेबल का नेम है TBN। Select star from TB
एन। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबी एन। स्टार का मीनिंग होता है ऑल कॉलम। फ्रॉम के बाद किस टेबल से। अगर स्पेसिफिक कॉलम चाहिए तो आप लिखोगे सिलेक्ट एप नंबर, मान लो सिर्फ 2 ही कॉलम का, फ्रॉम टीबी। सारे चाहिए तो स्टार लिख लो, स्पेसिफिक चाहिए तो ये 2। ठीक, अब उसके बाद क्लियर है। अब ये सारे एम्प्लॉय का डाटा दे देगा जी, जितने भी टीबीएम में ये भी सारा ही डाटा देगा, बट 2 ही चीजें दिखाएगा, ऐप नंबर और नेम। अगर आपको ये चाहिए स्पेसिफिक एम्प्लॉय का डेटा चाहिए तो क्या लगाओगे, वेयर, और क्या लिखोगे, ऐप नंबर दे दिया 1। ये आपने कंडीशन लगा दी। वेयर क्लोज क्या करती है, कंडीशन। फिर वेयर हमें उसी एम्प्लॉय का डाटा चाहिए जिसका ऐप नंबर 1 होगा, और हमें पता है ऐप नंबर कभी डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने उसको क्या बनाया हुआ, प्राइमरी की। तो अगर स्पेसिफिक एम्प्लॉय का डाटा चाहिए तो वेयर लगा देते हैं, ऐप नंबर लिख दिया। अगर सभी का चाहिए तो वेयर नहीं लगाएंगे। ठीक, अब वेयर ऐप नंबर ये होता फाइंड का कोड। 2 कोड हो गए ना, ये तो हो गया डिस्प्ले का। अगर वेयर यहां लगा लो चाहे ऊपर लगा लो, एक ही बात है। अगर आपने ये लिख दिया तो सिर्फ एक ही एम्प्लॉय का डाटा दिखाएगा जिसका ऐप नंबर 1 होगा। अगर आपने ये नहीं लिखा सारे एम्प्लॉय का, इसका मतलब क्या हुआ। अब सोचो, देखो अभी आपने अपना फोन का बिल डिपॉजिट करना है, आप एयरटेल के काउंटर पे गए, वो आपसे पूछेंगे अपना फोन नंबर, वो टेक्स्ट बॉक्स में आपका फोन नंबर लिखेंगे, गो पे क्लिक करेंगे और आपके फोन नंबर की सारी डिटेल आ जाएगी। वो कौन सा कोड होगा, फाइंड, क्योंकि स्पेसिफिक उसी फोन नंबर की डिटेल चाहिए। आप अपना रिजल्ट देखते हैं कॉलेज कहीं पे भी, आप अपना यूनिवर्सिटी का रोल नंबर डालते हैं, रिजल्ट आ जाता है, ये कौन सा कोड होगा, फाइंड। ठीक, इसी तरह से अगर स्पेसिफिक बैंक अकाउंट की डिटेल चाहिए वो कौन सा कोड होगा, फाइंड। तो जब वेयर लगा दो तो फाइंड, जब वेयर लगा दो तो क्या वो फाइंड, वेयर ना लगाओ तो डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या, जैसे आप चाहते हो मेरी पूरी जितनी ट्रांजैक्शंस 1 साल में हुई है सारी आनी चाहिए, तो वो क्या करेंगे, 2 डेट्स के बीच का सारा डाटा लाके दे देंगे, वो डिस्प्ले हो गया आपका। मुझे सारे एम्प्लॉय का डेटा चाहिए कि जितने हैं मेरे पास, दैट इज डिस्प्ले हो गया। एक तो आप देखो ये कोड हर जगह चाहिए, आप किसी का भी एग्जांपल ले लो। एक तो यहां पे डिस्प्ले और फाइंड, चलो ये तो हमें पता था। अब मेरा क्वेश्चन आपसे एक है, क्या सिलेक्ट स्टेटमेंट को विदाउट फ्रॉम लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हैं। क्या सिलेक्ट स्टेटमेंट को विदाउट फ्रॉम लिख सकते हैं कि नहीं, सभी ने सिलेक्ट स्टेटमेंट पढ़ी, 99% में डाटाबेस पढ़ा हो। इंटरव्यू में पूछा जाए क्या सिलेक्ट स्टेटमेंट को विदाउट फ्रॉम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। किसको लगता है कि लिख सकते हैं, कोई एग्जांपल। याद रखना जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है उसको आप लोग नहीं लिख सकते हैं, विदाउट फ्रॉम लिख सकते हैं। आप बोलो कभी लिखा नहीं हमने, कोई गाना गाया होना ऐसे गाना सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, कभी हमने चेंज करके नहीं देखा,
देखो, अगर आप ये लिखोगे सेलेक्ट गेट डेट, ये क्या करेगा? डेटा डेट ले आएगा। करंट डेट देगा। जैसे मैं date9.now पढ़ा था, वो तो ASP.NET में था, ये SQL में, ये करंट डेट देगा। अब इसके आगे फ्रॉम क्यों लगाऊं? टेबल से थोड़ी आ रहा है, ये चल सकता है विदाउट फ्रॉम। आपको किसी वेरिएबल का डाटा SQL से प्रिंट करवाना है, लिख दो पैरामीटर का नाम है, चलेगा। फ्रॉम कहां लिख? तो सेलेक्ट स्टेटमेंट को विदाउट फ्रॉम लिख सकते हैं। आगे हमें रिक्वायरमेंट आएगी तब आपको बताएंगे। चलो, अभी तो हमें क्या क्या चाहिए? सेलेक्ट, एक एम्प नंबर चाहिए और एक मुझे नेम, सिर्फ दो ही कॉलम। या स्टार लिख लो, चलो बाद में क्यों कंफ्यूज करना। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबी एम, लिख ली, क्वेरी लिख ली, लेकिन क्वेरी से काम करना ठीक अप्रोच नहीं है। इनलाइन क्वेरीज है, ऐप भी हो सकती है, परफॉर्मेंस स्लो भी हो सकती है, लेकिन जब मैं इसी काम को स्टोर्ड प्रोसीजर से करवाऊंगा, वो दोनों बेनिफिट लेंगे, तब मैं डिफरेंस समझाऊंगा कि एक्चुअल में ये कैसे काम करती है। एक जब एक ही चीज किसी को आती है तो उसकी अच्छाई बुराई क्या बतानी है? अच्छी ही है जो आती है, जो नहीं आती वो बुरी। तो इसलिए पहले हम इनलाइन से करेंगे, फिर स्टोर प्रोसीजर, फिर मैं डिफरेंस बता दूंगा कि क्यों स्टोर प्रोसीजर बेटर होते हैं। नेक्स्ट, CMD डॉट नेक्स्ट लाइन क्या लिखनी? कनेक्शन लिख दिया। अब इसमें कितने पैरामीटर पास करने हैं? ना 4 है। कितने पैरामीटर पास करने? बोलो कितने पैरामीटर? सच सच बताना। जी, और पहली बात ये समझो, मैंने 2-3 बार ऊपर बोला जितने क्वेरी में पैरामीटर उतने पास करने। कितने हैं? 4। फिर मैंने ये बोला जितने क्वेरी में एट द रेट उतने पैरामीटर पास करने हैं। कितने हैं? 4। तो नजर आ रही 4 एट द रेट। हाँ जी, किसको 4 एट द रेट नजर आ रही? नजर देख भी नहीं आ रहा। एक्स वाले बोलने पहले देखो, मैंने ना आपको 2-3 बार बोला बच्चे, क्वेरी में जितने एट द रेट उतने पैरामीटर पास करने हैं। अब इस क्वेरी में नहीं एट द रेट तो जबरदस्ती थोड़ी पास करते हैं। विदाउट पैरामीटर केवल C++ में होता ही है। ठीक नहीं है तो नहीं पास करेंगे, इसलिए इसमें कोई पैरामीटर नहीं है। याद रखो ना, जितने एट द रेट। अब इसमें नहीं है तो नहीं पास करेंगे, बिना पैरामीटर मेथड होता है ये कई बार, इसलिए इसमें कोई पैरामीटर नहीं। अब इसमें एक नई चीज, तो इसमें वो यहां कोई cmd.parameter.add की वैल्यू की जरूरत नहीं। ठीक, बच्चे पूरा कोड में समझ के लिखना है। ये 3-4 बार प्रैक्टिस आपने करनी है, ये तब जाके आपको एक्चुअल में समझ आएगा। ठीक, मैंने बता दिया जितना मर्जी बड़ा प्रोजेक्ट बना लो, कहानी यही यूज हो। अब ये कहानी कितनी अच्छी आपको समझ आई, तभी हम लोग ढंग से कर पाएंगे। ठीक, अब उसके बाद सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या करेगी? टेबल से डाटा फेच करेगी, यही है। अब उस डाटा को स्टोर करने के लिए हम एक नई क्लास यूज करने जा रहे हैं, एसक्यूएल डेटा रीडर। एसक्यूएल डेटा रीडर क्लास का भी यूज करनी जब डाटा डिस्प्ले करवाना, पहले तो याद रख, तो नहीं यूज हुई, वो सिंपल सेव कर रहा था। इसका काम है सेलेक्ट होगा, टेबल से डाटा फेच कर। पहली बात, एसक्यूएल डेटा रीडर जो है ये क्या आपकी रीड ओनली है। ठीक, ये डाटा रीड के लिए यूज होगी।
रीड ओनली है। दूसरी बात, ये फॉरवर्ड ओनली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉरवर्ड ओनली। फॉरवर्ड का मतलब होता नेक्स्ट ही चलेगा, इसमें प्रीवियस नहीं चलेगा। दैट इज फॉरवर्ड ओनली। यानी एसक्यू डेटा रीडर डाटा डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं, रीड ओनली है और फॉरवर्ड ओनली। और याद रखना, डाटाबेस से डाटा रीड करने की ये फास्टेस्ट अप्रोच है। इससे फास्ट अप्रोच हमारे पास है ही नहीं। डाटाबेस से डाटा रीड करने की ये फास्टेस्ट अप्रोच। याद रखना, एसक्यू डेटा रीडर जो है दैट इज द फास्टेस्ट वे टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस। फास्टेस्ट वे टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस। अगर डाटाबेस से डाटा रीड करना है तो इससे फास्ट कोई तरीका नहीं, क्योंकि ये फॉरवर्ड ओनली। और होता है कि तीसरी रो पे पहुंच गए तो चौथी पांचवी भी जाएगा, वापस नहीं आएगा। फॉरवर्ड ओनली है, जिस वजह से परफॉर्मेंस बेटर। आप यहां से डील एक्सपर्ट लोगे, यहां से चलेगी दिल्ली रुके, पैसेंजर लोगे अम्बाला से ना वापस आ जाए कहीं। तो इसलिए ये जो है आपका एक, ये फॉरवर्ड ओनली टेक्निक को फॉलो करता है। एक फॉरवर्ड ने पहली रो रीड की, फिर अगली बार ऑटोमेटिकली दूसरी पे जाए, दूसरी रीड की ऑटोमेटिकली तीसरी पे, चौथी पे, पांचवी पे, 10वीं पे। लेकिन जब 10वीं पे पहुंच गया, 10th पे, देन वापस वो फर्स्ट पे नहीं आएगा। ठीक, अब बोलोगे नहीं कभी आगे जाना कभी पीछे जाना मेरे को, इसके लिए कुछ और पढ़ेंगे जब वो भी आपको बताएंगे। बट डाटाबेस से डाटा रीड करने की ये फास्टेस्ट अप्रोच है। कौन? एसक्यूएल डेटा रीडर। और यहां पे क्या लिखोगे? dr is equal to cmd dot execute रीडर। यहां execute नॉन क्वेरी नहीं आएगा, दैट इज execute रीडर। और आपको बताया हुआ, देखो एग्जीक्यूट रीडर क्या करेगा? जस्ट टू एग्जीक्यूट द क्वेरी। क्वेरी कहां एग्जीक्यूट होगी? कौन पे? देन इट रिटर्न द रिजल्ट। क्या रिटर्न करेगा? रिजल्ट। और वो रिजल्ट इसमें आ जाएगा डेटा बेस। ठीक, अब यहां पे याद रखना 4 बजे है क्लास, जो आपकी एक्स्ट्रा क्लास शुरू हुई थी ना, जिसमें पहले थोड़ा डाटाबेस के कांसेप्ट सिखा रहे, फिर सी और सी प्लस। ठीक, जो तो नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड वाले वो तो जरूर लगाएं उस क्लास को। अभी 4 बजे है टाइम। एक फिर अभी मेरे लगता 5-4 क्लास की और अगला नेक्स्ट टाइम फ्री हो रहा है तो क्लास के बाद ही कर। अब ये देखो एसक्यू डेटा रीडर पे, मतलब आज 4 बजे है क्लास। F12 प्रेस किया, देखो क्या आ रहा है? पब्लिक क्लास एसक्यूएल डेटा रीडर। आपने नोटिस किया मैंने न्यू नहीं लगाया है, और जब न्यू नहीं लगाते तो मेमोरी कहां लोकेट होती? स्टैक। और स्टैक में हमेशा डाटा नहीं आता, डाटा का रेफरेंस आए। क्या आएगा? रेफरेंस। जब ये एग्जीक्यूट रीडर इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा, उसका जो रिजल्ट आएगा उसका रेफरेंस जो है वो कहां आएगा? डेटा रीडर में। उसका रेफरेंस आएगा, और वो रेफरेंस कहां पे आएगा? डेटा। एग्जीक्यूट रीडर क्या करता है? क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा और उसका जो डेटा है, ठीक, उसका जो रिजल्ट आएगा उसका वो रेफरेंस रिटर्न करेगा। क्या करेगा? रेफरेंस। देखो न्यू लगाते हैं तो मेमोरी हीप में, न्यू नहीं लगाते तो मेमोरी स्टैक में। अब मैंने नहीं किया इसलिए देखो, आप एसक्यूएल डेटा रीडर पे F12 पे, चलो पहले ना एसक्यूएल कमांड पे करो, फिर देखो। तो सीड क्लास में रखी है, देखो ये इसके कंस्ट्रक्टर है ना, सेम नेम क्लास नेम, एसक्यूएल कमांड और एसक्यूएल डेटा रीडर पे क्लिक कर।
और F12 प्रेस किया, इसका तो कोई कंस्ट्रक्टर नजर ही नहीं आ रहा है। और न्यू के बाद जो लिखते हैं वो क्या होता है बोलो? उस क्लास का कंस्ट्रक्टर, इसका कंस्ट्रक्टर नहीं होगा। ऐसे हुआ इसमें उधर, तभी मैंने इसमें न्यू नहीं। ठीक, अब आप ये देखो एग्जीक्यूट रीडर क्या करेगा, इस स्टोर को, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा और उसका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट का जो रेफरेंस है वो डाटा रीडर में स्टोर। ठीक है जी। अब एग्जीक्यूट रीडर पे देखो F12 करके क्या कर रहा है कहानी, ये देखो पब्लिक एसक्यूएल डेटा रीडर टाइप का डाटा जो है वो रिटर्न। ठीक, तो इस तरह से ये जो है डेटा रीडर में डाटा आ गया। कुल मिला के ज्यादा कंफ्यूज ना करो, एसक्यूएल डेटा रीडर जो है वह डाटा रीड करने के लिए यूज होता है जी, फॉरवर्ड ओनली है, परफॉर्मेंस वाइज ये बेटर है। एग्जीक्यूट रीडर क्या करेगा, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा। ये कब यूज करना, जब सेलेक्ट हो, बस सिंपल बात याद रखो, और उसका डाटा जो है उसमें आ जाएगा डेटा रीडर में। धीरे धीरे सीखते रहेंगे रेफरेंस क्या है, स्टैक। ठीक, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना, मेरे को तो कहने का ही है। दूसरी बार पढ़ेंगे तो और इंप्रूव होगा, पहली बार ही सारा कर लिया तो गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक, अब डाटा रीडर के अंदर आप ऐसे ज्यूम करो डाटा आ चुका है। ठीक, अब ये डाटा डिस्प्ले करना है कहां पे, लिस्ट बॉक्स पे। मेन बात तो ये है, तो लिस्ट बॉक्स में हम दो ही कॉलम का डेटा दे सकते हैं। एक है डाटा टेक्स्ट फील्ड, उसमें उस कॉलम का नेम जिसका डाटा आप स्क्रीन पे लिस्ट बॉक्स में डिस्प्ले करना चाहते हैं। दूसरा है डेटा वैल्यू फील्ड, उसमें उस कॉलम का नेम जिसका डेटा डिस्प्ले नहीं करना चाहते स्क्रीन। वो क्यों नहीं करना चाहते बाद में आप सिंपल याद रखो, डाटा टेक्स्ट फील्ड में उस कॉलम का नाम जो लिस्ट बॉक्स में आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। डाटा वैल्यू फील्ड में उस कॉलम का नाम स्क्रीन पे नजर नहीं। आप कभी भी कोई शॉपिंग करते हो, प्रोडक्ट के नेम लिखे होते हैं, कभी प्रोडक्ट आईडी थोड़ी लिखते हैं। एक जनरल सी बात कर रहा हूं, देखते हैं ना कई बार आप लोग प्रोडक्ट का नाम है लेकिन प्रोडक्ट आईडी थोड़ा। आप कॉलेज में इकट्ठे पढ़ रहे हैं, आपको एक दूसरे के नेम पता है, अब एक दूसरे का रोल नंबर थोड़ी याद हो। सेम एक कंपनी में इकट्ठे जॉब कर रहे हैं, नेम पता हो सकते हैं लेकिन एम्प नंबर पता नहीं। तो यहां पे लिस्ट बॉक्स वन डॉट डाटा टेक्स्ट फील्ड, डाटा वैल्यू फील्ड। डाटा टेक्स्ट फील्ड कहां से डाटा आएगा, डाटा वैल्यू फील्ड। एक यानी डाटा टेक्स्ट फील्ड में उस कॉलम का नाम जिसका डाटा डिस्प्ले करवाना है, और डाटा वैल्यू फील्ड में उसका नाम जिसका डाटा डिस्प्ले नहीं करवाना। तो लिस्ट बॉक्स वन डॉट डेटा सोर्स, कहां से डेटा आएगा, डेटा रीडर। तो लिस्ट बॉक्स वन डॉट डेटा सोर्स, कहां से डाटा आएगा, टीआर से। बट डाटा आता नहीं है, आता कब है, जब आप डेटा पाएं। खा नहीं सकते, एक है ना, एक नहीं, वो लॉजिक है, लॉजिक पे तो आएंगे आगे। अभी तो सीधा कोड सीधा पढ़ रहे हैं हम लोग, वो बाद में आएंगे लॉजिक पे, पहले सीधा तो समझाएं। तो डेटा सोर्स बताएगा लिस्ट बॉक्स में डाटा कहां से आएगा, डाटा रीडर से। लेकिन डाटा आता नहीं है, आता कब है, जब डाटा बाइंड को कॉल कर। जैसे किसी ने अंबाला से आना है, दैट इज डाटा सोर्स। आ गया, बैच ज्वाइन कर लिया, दैट इज डेटा बाइंड। ठीक, तो डाटा सोर्स ये बताता है कहां से डाटा आएगा, लेकिन डाटा फिल नहीं करता। फिल करने के लिए डेटा बाइंड बस। उसके बाद
डाटा रीडर को क्लोज जरूर करना। वैसे एसक्यूएल डेटा रीडर एक सिंगलटन क्लास है। सिंगलटन क्लासेस वो होती है जिनका रेफरेंस एक बार बनता है। तो अभी जल्दी दूर है, वो बाद में समझाएंगे वो क्लासेस क्या होती है। यू मस्ट क्लोज द डेटा रीडर। सिंगलटन मतलब होता है एक बार ही वो क्लास एक स्कोप में यूज हो सकती है। इसका मतलब ये आगे से क्लोज नहीं करोगे तो दोबारा यूज नहीं कर सकते। बट आप उस साइड छोड़ो, बात की बात है, दूसरी बार पढ़ने के लिए छोड़े ना कुछ। अब बताएंगे एक एक स्टेप करके, पहले ये तो समझाएं। तो यू मस्ट क्लोज द डेटा रीडर, और उसके बाद कमांड को क्या कर दिया, कमांड को क्या कर दिया, इसको। ये क्या करेगा, इसको कमांड क्लास में जो मेमोरी यूज की वो उस मेमोरी को फ्री कर। अब आप रन करके देखो, तो जैसे डिस्प्ले बटन पे क्लिक करोगे तो लिस्ट बॉक्स में एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले होने चाहिए। अभी 2 एम्प्लॉय डाले थे, ये देखो डिस्प्ले पे क्लिक किया, आगे आगे नेम ही है, एम्प नंबर नहीं है। अगर आप डाटा टेक्स्ट फील्ड में एम्प नंबर लिख दो तो यहाँ एम्प नंबर नजर आएगा, वो तो आपकी मर्जी है। मान लो आपको गुस्सा आ गया, लो लिख दो जो मर्जी, लो लिख दिया एम्प नंबर, क्या होगा, एम्प नंबर नजर आएगा स्क्रीन पे। और क्या होगा इसमें, ठीक एम्प नंबर आ, अब किसी का एम्प नंबर थोड़ी याद है, आप तो समझ गए होंगे। ठीक, फिर नीचे क्यों लिया हुआ उस पे बाद में आप नेम कर दिया वापस, ये लो आगे। अब हम लोग एक और एम्प्लॉय डालते हैं, मान लो फ्री, कुछ भी नेम लिख दिया ऐसे, और एड्रेस कुछ भी दे दो, और सेव। जैसे सेव पे क्लिक किया, ये वो हो गया सबमिट वाला कोड, डाटाबेस में स्टोर हो। अब डाटाबेस में स्टोर हो गया तो मैं चाहता हूं लिस्ट बॉक्स में भी अपने आप ही आ जाए। कब आएगा लिस्ट बॉक्स में, एक डिस्प्ले पे क्लिक करो। लेकिन मैं चाहता हूं जैसे सेव हो लिस्ट बॉक्स में अपने आप ही आ जाए। देखो नहीं आ रहा ना, देखो ध्यान से, रिक्वायरमेंट समझिए बच्चे, कोड ऑन डिमांड हमेशा याद रखना, कभी भी कोड पहले से नहीं लिख देना। रिक्वायरमेंट आएगी समझ तो कोड तो लिखेंगे। अब जैसे नेम, ठीक, और यहां एड्रेस, यहां सैलरी, और ये जैसे सेव पे क्लिक किया सेव हो गया। लेकिन मैं चाहता हूं इसके बाद लिस्ट बॉक्स जो है वो रिफ्रेश होनी चाहिए। क्या करो, हो गया। तो मैं चाहता हूं सेव के बाद ये डिस्प्ले वाला कोड कॉल हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, अब हमें याद आ गए, कोड तो बार बार चाहिए। तो आप इस कोड का एक मेथड बना लो। क्या बना लो, मेथड, और इसको कॉल कर लो कहां पे, सेव पे। पहले इसका मेथड बनाओ, समझाया ना, कि सेव होने के बाद डिस्प्ले वाला कोड अपने आप चले। आप देखोगे यही डिस्प्ले का कोड अब याद आ गया आपको कि भाई अब तो ये रीयूजेबिलिटी होगी, यही कोड मुझे सेव में चाहिए। तो कोई कोड एक से ज्यादा बार चाहिए तो हम क्या बना लेते हैं, उसकी मेथड रीयूजेबिलिटी। देखोगे ध्यान से मैं मेथड कैसे बना रहा हूं। जिस कोड को चाहिए बार बार यूज करना, सेलेक्ट कर लिया ध्यान से, और क्लिक ऑन एडिट मेन्यू एंड क्लिक ऑन रिफैक्टर एंड क्लिक ऑन एक्सट्रैक्ट मेथड। आ गया, और यहां पे मेथड का नेम दे दिया क्या, क्लियर रेड। लो क्या होगा, ठीक, ये देखो मेथड भी बन गया और ये कॉल भी हो। नहीं तो हम कट पेस्ट वाला काम करते वो भी हो जाता है। दोबारा फिर देखो क्या हो रहा है, जब जरूरत हो तब ये नहीं पहले क्लियर रख बना लो। फिर सर ने कहा पहले बना लेते हैं, क्या नहीं, जब डिमांड, ठीक। अब यहां पे सेलेक्ट किया,
मेथड बनाने के शॉर्टकट है, नहीं तो दूसरा तरीका तो नॉर्मल तो आप लिख ही सकते हो। एडिट, रिफ्रैक्टर, एडिट मेन्यू पे गए, रिफ्रैक्टर, एक्सट्रैक्ट मेथड पे क्लिक करो, किया जी। और ये जो आ रहा न्यू मेथड लिखा हुआ, यहां जो मेथड का नेम रखना चाहते हैं, जैसे मैंने रख दिया इसका नेम, सॉरी क्लियर नहीं, ये है डिस्प्ले का ना, तो इसका नाम दे दिया डिस रेक और एक, और ये डिस्प्ले की यहां पे कॉल हो, एक, ये जो है डिस्प्ले यहां पे कॉल, क्लियर है जी, बन भी गया कॉल। अब इस डिस्प्ले को कॉल कर लो कहां पे, ये है सेव का कोड, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी के बाद जहां मर्जी करो, अभी आप इसे लास्ट में ही लिख लो। अब क्या होगा, जैसे सेव होगा उसके बाद डिस्प्ले का कोड अपने आप कॉल हो जाएगा। तो मेथड क्यों बनाया, रीयूजेबल, सारी चीजें ध्यान रखनी है, ठीक। ये डिस्प्ले कॉल कर लो, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी के बाद आप जहां मर्जी लिख लो, ठीक, चाहे ऊपर लिख लो या इसके नहीं, क्योंकि एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी तो सेव कर देगा उसके बाद। अब आप इसे रन करो और अब आप ये देखोगे, अब तो प्रैक्टिस बनती है, अब तो अच्छे से चलेगी आपके लिए, अब तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, नेक्स्ट डे तभी मजा आएगा, क्योंकि धीरे धीरे कोड जो है वो डिस्प्ले हो गया। अब ये देखो, अब मैं यहां नया रिकॉर्ड, एम्प नंबर, नेम, एड्रेस और सैलरी, अब मैं जैसे सेव करूंगा आ रहा है, क्लियर है जी, चले आगे, नेक्स्ट। अब हम चाहते हैं जिस नेम पे हम क्लिक करें, अब नेक्स्ट कोड है, ये लिस्ट बॉक्स आ गया, वो डिस्प्ले का कोड था, अब फाइंड था, मुझे तो सिर्फ रमन की डिटेल चाहिए, तो मैं जैसे रमन पे क्लिक करूं और रमन की डिटेल यहां आ जाए, ये फाइंड बोलते हैं। जैसे आप लोग होता है ना, वो सर्च कर लिए, मैंने लैपटॉप लेना है, फिर जिस लैपटॉप के लिंक पे क्लिक करते उस लैपटॉप की पूरी डिटेल आती है, तो वो कौन सा कोड है, बैकग्राउंड में वो सिलेक्ट क्वेरी चली होगी जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये कोड कौन सा होता है, फाइंड। आपको रिजल्ट देखना, अपना रोल नंबर डाला, रिजल्ट आ गया, तो कौन सा कोड है वो, फाइंड। आप इसे रिलेट करो बच्चे, आप देखना इस क्वेश्चन को ढंग से कर लेना, दूसरी बार फिर करवाऊंगा, ठीक, 2 बार मैं करवा रहा हूं, 2-2 3 बार आप करोगे तो आप एनालिसिस करना, पूरा जितना मर्जी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बना लो, वहां पर आके बैकग्राउंड में वही काम कर, डिजाइन जरूर और होता है, ठीक। तो अब मेरी रिक्वायरमेंट है जिस इंप्लॉय नेम पे मैं क्लिक करूं, हमें उसकी डिटेल टेक्स्ट बॉक्स में दिखानी। तो अब पहली बात, कोड कहां लिखेंगे, जल्दी बोलो, यहां तो सेव का सेव पे लिख दिया, डिस्प्ले का डिस्प्ले, इसका कहां लिखेंगे, मैंने क्या बोला, जिस इंप्लॉय नेम पे मैं क्लिक करें, जैसे मैंने रमन पे क्लिक किया, यहां रमन का एम्प नंबर आ जाए, नेम, एड्रेस और, तो रमन पे क्लिक करने पे आए बच्चे, तो लिस्ट बॉक्स के ऊपर लिखना पड़ेगा, एक चीजें समझ के। अब आप लोग सीधा लिस्ट बॉक्स पे जाओ और डबल क्लिक, जैसे लिस्ट बॉक्स पे डबल क्लिक किया,
अपने आप, लेकिन इसका इवेंट का नाम क्लिक नहीं आया, सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज। क्यों आया? क्योंकि वहां मल्टीपल नेम थे, किसी एक को सिलेक्ट किया ना, तो इनका इवेंट का नाम क्या रखा हुआ इन्होंने, ये मैंने नहीं बनाया, बताया हुआ इवेंट जहां ऑटोमेटिकली फायर होते हैं, तो ये सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट फायर होता है जब आप लिस्ट बॉक्स से कोई आइटम सेलेक्ट करते। तो डबल क्लिक किया, लो अब फिर रिवीजन, क्या बोलो जी, आप ही बोलो। एसक्यूएल कमांड cmd is equal to log cmd dot command text, क्या लिखेंगे, select star from db app where, जल्दी बोलो, एम्प नंबर, और ये एम्प नंबर पैरामीटर, कोई क्वेरी नहीं, वेयर एम्प नंबर, जो एम्प नंबर हम पास करें। नेक्स्ट बोलो, cmd डॉट कनेक्शन, क्वेरी कहां पे एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट, आगे क्या लिखना, पैरामीटर, कितने पैरामीटर पास करने, एक। अब ये एम्प नंबर कहां से आएगा, जल्दी बोलो, ये एम्प नंबर कहां से आएगा, कंडीशन में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएम वेयर एम्प नंबर, मैंने क्या बोला, जिस एम्प्लॉय नेम पे क्लिक करें लिस्ट बॉक्स में, उस एम्प्लॉय का मुझे एम्प नंबर चाहिए, जिस एम्प्लॉय को सिलेक्ट करें, तभी मैंने लिस्ट बॉक्स में एम्प नंबर दिया, और एम्प नंबर प्राइमरी की है, और वो कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, नेम तो डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, अपने तो 4 भी हो सकते, तो इसलिए ये एम्प नंबर देखो दोबारा से, हमेशा बच्चे कोड का रट्टा नहीं माना, कोड तो मैं ऐसे सिखा दूंगा, चलते फिरते कोड बोलो, लेकिन कंसेप्ट फ्लो तो समझ गए ना कहने का है। अब मेन लड़ाई तो ये है कि आएगा कहां से एम्प, अब यही क्वेश्चन था। अब ये चीज किसी बुक में नहीं लिखी होगी, यहां पे क्या बोला देखो, डिस्प्ले रिक्वायरमेंट देखो क्या, यही मिलेगा जो भी है, मैंने बोला रमन पे क्लिक करो, मुझे रमन की डिटेल चाहिए, बोला, तो जैसे मैंने रमन पे क्लिक किया तो मुझे रमन का एम्प नंबर चाहिए। अब कहां से आएगा एम्प नंबर, लिस्ट बॉक्स में वो एम्प नंबर है जो नजर नहीं आ रहा है, डाटा वैल्यू फील्ड में। आप समझे क्यों दिया था एम्प नंबर, डाटा वैल्यू फील्ड, जिसका डाटा हम इंटरनली यूज करते हैं बट स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं करते। कैसे करोगे, cmd डॉट, तो कितनी जल्दी सीख लेते हो आप लोग, लो कॉमा कहां से आएगा, लिस्ट बॉक्स 1 डॉट डाटा वैल्यू फील्ड का डाटा चाहिए हो, देखो फिर सिंटैक्स है, अगर आपको नहीं तो गूगल से पूछ लेंगे, लिस्ट बॉक्स से डाटा सिलेक्ट किया, उसका डाटा उठाना हो तो बता देगा सिलेक्टेड वैल्यू होता है, इसे सिंटैक्स भूल भी गए छोड़ो टेंशन, कंसेप्ट भूल गए तो बहुत बड़ी गलती है। तो क्या है, लिस्ट बॉक्स 1 डॉट सिलेक्टेड वैल्यू, ये क्या करता है, डाटा वैल्यू फील्ड का डाटा फेच करेगा। अब लिस्ट बॉक्स में डाटा वैल्यू फील्ड में क्या दिया हुआ, यही लिखा हुआ ऊपर, क्या लिखा हुआ, एम्प नंबर, तो यहां से वो एम्प नंबर उठाएगा, एक, तो ये देख लो सिलेक्टेड वैल्यू। कभी आपको मान लो डाटा टेक्स्ट फील्ड का चाहिए तो आपने लिखना है सिलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट, हमें जरूरत नहीं है, मैं कमेंट बना के वैसे ही लिख दिया सिंटैक्स। नेम ही चाहिए, आगे कभी रिक्वायरमेंट आ गई तो क्या लिखोगे, सिलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट, ये डाटा टेक्स्ट फील्ड देगा, क्या देगा ये नेम देगा। अब क्या करना आपने, बोलो, एक पैरामीटर पास कर दिया,
तो जब भी डाटा डिस्प्ले करना ताजा ही पड़ा अभी एसक्यूएल मैं सारे तरीके बता देता हूँ। सिलेक्ट लिखा मतलब एसक्यूएल डेटा लिखा। अब इससे ज्यादा क्या है, सिलेक्ट क्वेरी है ना, सिलेक्ट का मतलब क्या है, टेबल से डाटा आएगा। अब उसको स्टोर करने के लिए क्या यूज करोगे, लॉजिक। आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक लाइन में आप एक्सपर्ट हो गए हो, क्या लिखोगे, एग्जीक्यूट रीडर, न्यू नहीं लगाया, वही सेम क्या करेगा, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा और इस क्वेरी का जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का रेफरेंस डाटा रीडर में स्टोर करेगा। रेफरेंस क्यों करेगा, जब न्यू नहीं लगाते तो मेमोरी स्टैक में हमेशा क्या आएगा, रेफरेंस। बट इस बार कंडीशन ये है कि डाटा रीडर में एक ही रो आएगी। क्यों आएगी, देयर एम्प नंबर डुप्लीकेट नहीं होगा और मैं किसी एक ही एम्प्लॉय पे क्लिक कर सकता हूं क्योंकि मेरे हाथ में माउस एक ही होगा। आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, एक ही होगा, 4 माउस थोड़े बदले, 4 नेम पे क्लिक किया नहीं। तो इसलिए जिस एम्प्लॉय पे क्लिक करोगे ये उसका एम्प नंबर, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट एक ही हुआ है। ये वही हो गया ना, जैसे रिजल्ट देखना है, जिसका रोल नंबर डालोगे उसी का रिजल्ट आएगा, एक ही कोड आएगा, बिल्कुल वही। लेकिन पहले चेक करना चाहते हो रिजल्ट है भी कि नहीं, हैज रो से चेक कर लिया, डाटा रीडर में रो है भी कि कहीं खाली तो नहीं है। हमारे केस में ना भी चेक करूं तो चल जाएगा क्योंकि लिस्ट बॉक्स में नेम होगा तभी क्लिक होगा। इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़ जाए चेक करना डाटा रीडर में डाटा है भी कि नहीं। और उस डेटा को रीड करने के लिए है रीड मेथड, एक रो रीड करनी है। अब ये dr.read क्या करेगा, डाटा रीडर में जाके पहली रो रीड कर लेगा। अगर आप फिर लिख दोगे तो ये दूसरी रो रीड कर लेगा, फिर लिख लोगे तो ये तीसरी रो रीड कर लेगा, तीसरी रीड कर ली वापस फर्स्ट में नहीं जाएगा क्योंकि फॉरवर्ड ओनली है एक, इसलिए हमारे पास तो खैर एक ही रो होगी। तो डाटा रीडर से एक रो रीड करने के लिए होता है dr.read। चाहते हो तो लूप भी लगा लेते हैं while dr.read, वो आगे सीखें। अब डाटा रीडर में आपकी रो आ गई। अब रो में क्या होते हैं, कॉलम। अब इसका डाटा कहां दिखाना है, टेक्स्ट बॉक्स में, यही बोला टेक्स्ट, और यहां लिखा dr, सबसे पहले एम्प नंबर, कॉलम का नेम है, ये एम्प नंबर आ गया। फिर टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट क्या आएगा, बोलो, एम्प्लॉई नेम टू स्ट्रिंग। फिर क्या आएगा, बोलो, tr एम्प्लॉई एड्रेस डॉट टू स्ट्रिंग, टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट क्या आएगा, ई सेल डॉट टू स्ट्रिंग। और उसके बाद डाटा रीडर को क्या करो, क्लोज, कमांड को क्या करो, इसको। कितना आसान हो गया। आज आपने 3 कोड सीखे, क्या क्या, सेव, डिस्प्ले और फाइंड। अब आप रिलेट करो जितने भी आपने आज तक सॉफ्टवेयर देखे सब में, चाहे बैंक की एप्लीकेशन देख लो, चाहे फ्लिपकार्ट देख लो, एक ईबे देख लो आप। ईबे पे गए, आपने कोई चीज खरीदनी है, सर्च करते हैं, एक तो डिस्प्ले का कोड होता है, वो डिस्प्ले है, सर्च करके दे देगा। फिर जो चीज खरीदनी, जब उस पर क्लिक करते हो उसकी पूरी डिटेल आ जाती है, वो फाइंड का कोड हो गया। लेकिन उससे पहले जब डाटाबेस में एंटर किया होगा तो वो सेव का कोड। एक ये देखो, इसे रन करो, एक बार चेक करो, डिस्प्ले पे क्लिक किया और एम्प्लॉय नेम, और जैसे एम्प्लॉय नेम पे क्लिक किया तो डाटा कहां आ गया, टेक्स्ट बॉक्स में। क्लियर है जी।
नहीं आया, कहीं ने हाँ कर दी थी। देखो डाटा नहीं आया, बोर्ड लिख दिया, तो याद रखना बटन को छोड़ के किसी भी कंट्रोल का इवेंट फायर करना है तो उसकी प्रॉपर्टी है, जैसे लिस्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी है ऑटो पोस्ट बैक ट्रू करो। लिख लो, सेट द ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी टू ट्रू टू फायर द इवेंट एक्सेप्ट द बटन। बटन को छोड़ के किसी भी कंट्रोल का अगर आपको इवेंट फायर करना है उसकी ऑटो पोस्ट